नमस्ते। तो फिर से प्रस्तुत है आपके सामने संधि को समझने के लिए संधि का अगला वीडियो। तो अभी तक जो हम पढ़ चुके हैं कि संधि की परिभाषा होती है दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से होने वाला परिवर्तन। संधि के तीन भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि है और विसर्ग संधि। स्वर संधि, जैसा कि आपको पता ही है कि दो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। और स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5। बिल्कुल सही, पांचों भेद आपके सामने लिखे हुए हैं और इनमें से 3 भेद हम पढ़ चुके हैं। कौन कौन से? दीर्घ, गुण, वृद्धि। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले अगला भेद जो कि है यण संधि। तो पढ़ते हैं अगले स्लाइड्स के माध्यम से कि यण संधि क्या होती है। अभी तक आपने जो भी संधि पढ़ी स्वर संधि में, चाहे आपने दीर्घ पढ़ी हो, गुण पढ़ी है या वृद्धि पढ़ी है, अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर तीनों संधियों में एक बात जो है वो हर संधि में आई है। दीर्घ संधि की बात ना करें तो कि गुण और वृद्धि में आई है कि आ के आगे कोई और स्वर आ रहा है और उसमें परिवर्तन हो रहा है। लेकिन क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि आ न आकर पहले जो वर्ण है वो ई हो या ऊ हो और उसके बाद में अगर कोई और स्वर आता है तो उसमें क्या परिवर्तन होगा? तो देखिए, दीर्घ संधि जब हम पढ़ते थे तो ई के आगे अगर ई आ जाता है, मतलब समान स्वर ही आ जाता है, तो हम लिखते थे दीर्घ ई। ठीक है ना, ये तो हमारी दीर्घ संधि हो जाती थी। लेकिन ई के आगे अगर कोई बी जाती है स्वर, बी जाती है मतलब असमान स्वर, मतलब ई के लिए असमान स्वर कौन से हो जाएंगे? अ हो जाएगा, ऊ हो जाएगा, ए हो जाएगा, ओ हो जाएगा। अगर ये सब कुछ आ जाते हैं तो परिवर्तन क्या हो जाता है? य। ठीक है, अब य के साथ में हमको ये और बात ध्यान रखनी है कि अगर ए आया तो इस य में ए की मात्रा लग जाएगी, ऊ आया तो य में ऊ की मात्रा लग जाएगी, मतलब यू हो सकता है वो। य के बाद में अगर वहाँ पे ई के बाद में अगर ओ आता है तो य में ओ की मात्रा लग जाएगी, मतलब व्यंजन आ जाएगा य, लेकिन मात्रा हमें ध्यान देकर उसको लगानी होगी। हम आगे देखते हैं। अभी जैसा कि आप देख रहे हैं कि यण संधि के 3 नियम हैं। पहला नियम, ई के आगे कोई असमान स्वर होने पर ई के स्थान पर य हो जाता है। ऊ के आगे किसी असमान स्वर के आने पर व हो जाता है और रू के आगे किसी असमान स्वर के आने पर र हो जाता है। आपको यहाँ पर ये जो हम व्यंजन पढ़ते हैं तो य, र, ल, व आप ऐसे पढ़ते हैं ना, तो यहाँ पे आपको ल को अगर भूल जाना है, य, व और र इस पर थोड़ा ध्यान देना है। तो जब आप रू ऋषि का बोलते हैं तो वहाँ पर र का तो ध्वनि आपको सुनाई देती है, तो ध्यान रखना है कि वी के आगे अगर कोई वी जातीय स्वर आ गया तो वहाँ पर र करना है। ई के आगे अगर आ गया तो य और ऊ के आ गया तो व। लेकिन यहाँ पे स्वर क्या होने चाहिए? असमान स्वर आने चाहिए इनके आगे, तो वहाँ पर यण संधि लगती है। आगे हम उदाहरण के माध्यम से इसको और अच्छे से समझेंगे। तो अब हम पढ़ते हैं इनको एक एक करके तीनों नियमों को। पहला नियम है, ई के आगे कोई भी वी जाती है या असमान स्वर, वी जाती है मतलब समान जाति का नहीं, अलग है कुछ, समान स्वर नहीं आके असमान स्वर आता है तो वो य हो जाता है। उदाहरण देखिए आप, ई के आगे अगर अ आ गया तो उसको कैसे लिख रही हूँ मैं, ध्यान दीजिए। य उसमें हलंत है और उसमें अ जुड़ जाएगा। तो आप उदाहरण देखिए, यदि धन अपि, अभी द का वर्ण विच्छेद द और उसमें ई और अपी का अ, ई धन अ, उसको हम क्या लिख रहे हैं? य धन अ। अब य धन अ क्या बन जाएगा? य में जब अगर अ मिलेगा तो वो य बन जाएगा। तो द के साथ में जब य मिलेगा, अब द यहाँ पे आधा है, देखिए जब आप, क्योंकि आपने वर्ण विच्छेद किया है, तो द जब आधा है तो ये क्या बन जाएगा? यद्यपि। ओके, यद्यपि, उसको हम इस तरीके से बोलेंगे, यद्यपि। इसी प्रकार से अगला उदाहरण देखिए, ई, दीर्घ ई, उसके साथ में फिर से अ है, पर आपका जो उत्तर है वो क्या है? य धन अ, अर्थात य। अभी देखिए, नदी धन अर्पण, नदी, दी का आप वर्ण विच्छेद करेंगे, द धन ई, अर्पण का अ, द के साथ में फिर से आप य और अ अगर जोड़ेंगे तो द के साथ में फिर से य जुड़ेगा, नद्यर्पण। द और य को एक साथ हम ध्य बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से नया शब्द क्या मिलेगा? नदी और अर्पण का जब संधि होगा तो नद्यर्पण, मतलब नदी में कुछ अर्पण करना, नद्यर्पण कहलाता है।
अभी देखिए दूसरा नियम, ऊ के आगे किसी विजातीय स्वर के आने पर व हो जाता है। अब वह देखिए हलंत के साथ है, मतलब जो भी उसके आगे व्यंजन है हमें वो लगा देना है वहाँ पर। उदाहरण देखिए, अनु धन अय। अभी नु का वर्ण विच्छेद न धन उ और अय का अ। अब उ धन अ को मैंने क्या लिखा, व धन अ, तो न धन व होके वो क्या बन गया, नव। न आधा है, शब्द क्या बन जाएगा, अनु धन अय। अभी नु और अ की जगह मुझे क्या लिखना है, नव, तो अन्वय। दूसरा उदाहरण है ऊ धन आ। वहाँ पर क्या बन जाएगा, सु धन आगत। आप उदाहरण के माध्यम से देखिए, सु धन आगत। सु का जब हम अगर वर्ण विच्छेद करते हैं तो स धन उ और आ। तो यहाँ पे अब जो आपका वर्ण विच्छेद होकर जब आपका उसको आप देखेंगे कि नियम लगा रहे हैं तो व धन आ। अभी व में आ अगर आप लगाएंगे तो वो क्या बन जाएगा, वा। स आधा है फिर से, तो ये क्या हो गया, स्वा। सु धन आगत, स्वागत। इस तरीके से ये यहाँ पर यण संधि प्रयुक्त हो रही है। जब कहा जाता है कि असमान स्वर आएगा तो ऐसा नहीं कि असमान स्वर में सिर्फ अ ही है या आ ही है, ए भी हो सकता है, ओ भी हो सकता है, ऐ भी हो सकता है। तो और उदाहरण देखिए, ऊ के साथ में हमने अ और आ वाले तो उदाहरण देख लिया। अभी अगर ऊ के बाद में ए आता है तो कैसे व में ए की मात्रा जुड़ जाएगी। उदाहरण, अनु धन एषण। अभी नु का वर्ण विच्छेद फिर से देखिए, न धन उ, एषण का ए। फिर उ और ए की जगह पे हम क्या लिखेंगे, व धन ए। अभी व में ए की मात्रा जब जुड़ेगी तो वो बनेगा वे। न आधा है, देखिए न के नीचे हलंत है तो न आधा है, न और वे मिलके क्या बन जाएगा, न्वे। तो अन्वेषण हमारा जो नया शब्द होगा वहाँ से नु और ए हट कर अ फिर न्वे क्षण, तो नया शब्द क्या बन जाएगा, अन्वेषण। किसी चीज का आविष्कार करना है, खोज करना, मतलब अन्वेषण। यण संधि का तीसरा नियम, रु के आगे असमान स्वर आए तो वो र बन जाता है। अभी र देखिए, र के नीचे हलंत है। पहला नियम जैसे मैंने आपको यहाँ पे समझाने के लिए लिखा है, रु धन आ। अब ये क्या बन जाएगा, र चेंज होके र हलंत और उसमें आ जुड़ जाएगा। उदाहरण देखिए, पितृधन आज्ञा, पित्राज्ञा। अभी देखिए पितृ, त्र का जब आप वर्ण विच्छेद करेंगे तो त धन रु, आज्ञा का आ। अब रु धन आ, रु को आप क्या लिखेंगे, र, और आ वहीं पर है। र में जब आ की मात्रा लगेगी तो रा। अभी त में रा जुड़कर बन जाता है त्रा, पित्राज्ञा। इस तरीके से रु के लिए हमने देखा कि किस तरीके से ये परिवर्तन होगा, पित्राज्ञा। एक बार वापस से देख लेते हैं कि यण संधि के तीनों नियम क्या हैं। अगर ऊ के सामने कोई असमान स्वर आएगा तो वो व बन जाएगा। ई के सामने कोई असमान स्वर आया तो वो य, और रु के सामने कोई असमान स्वर आया तो वो र बन जाएगा। ये यण संधि के नियम है। यण, य से आप देख सकते हैं कि य से शुरू होने वाले शब्द यहाँ पे हैं, य, र, व। वो जो पंक्ति है व्यंजन में हमारी वर्णमाला में, य र ल व, तो ल नहीं, य र व। ये हमको थोड़ा याद रखने के लिए एक ट्रिक है कि थोड़ा जल्दी से याद हो सकता है हमको। तो अब पुनः अभ्यास की बारी, कि हमने पूरा यण संधि भी पढ़ लिया है, तो अभी हमको अभ्यास करना है कि हमें कितना समझ में आया। फिर से आपके सामने मैंने 8 शब्द रख दिए, 8 संधि विच्छेद के रूप में। अब आपको नए शब्द बनाने हैं और साथ में नियम भी लिखना है। अब नियम में वही आपको पता है कि कैसे लिखना है, कि ई के सामने कौन सा असमान स्वर आ रहा है, मतलब वर्ण विच्छेद करते हुए आपको लिखते हुए जाना है। और उस तरीके से आपको ये यण संधि कितनी समझ में आई, आपको समझ में आ जाएगा। तो इसके बाद में हम मिलेंगे स्वर संधि के 5वें भेद, अंतिम भेद। स्वर संधि का 5वां भेद है, कौन सा है अंतिम भेद, अयादि संधि। तो अगले वीडियो में हम अयादि संधि के बारे में और पढ़ेंगे। तब तक आप इन चारों संधियों को अच्छे से अभ्यास कीजिए, इनकी परिभाषा याद कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।